हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और ये चैप्टर आपका 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है जो पूरी केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी क्या होती है, तो पीरियोडिसिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ी, मीन्स पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मीन्स जिसमें हम लोग जेनेसिस पढ़ेंगे, एक तो जो है डॉमिनेटर ट्रेंड के बारे में, न्यूलैंड के बारे में और मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है? पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है? पीरियोडिसिटी। And what is the meaning of periodicity? Repetition. After certain period or gaps. Repetition after certain periods or gaps. Means repetition किसका होगा? Repetition होगा आपका प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कि आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल। और जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, रिपीटेशन को हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, उसी को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। और पीरियोडिसिटी जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में अप्लाई हो रही है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर सम इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब यहां के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है कि व्हेन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर grouped together and study about all this grouped system। जो हमने ये ग्रुप किया है, ग्रुप करने के बाद जो भी सिस्टम बना है, जो कुछ भी बना है, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑफ एलिमेंट मतलब आपने जो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को, जो ऊपर हम लोग रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, इसको हम एक जगह लाके अगर इकट्ठा करके रख दें तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर आर टू वर्ड्स की पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां से आगे चलते हुए हम लोगों को बात करनी है, क्वेश्चन अराइज हमारे सामने होता है कि व्हाई we need to classify the elements। हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो स्टूडेंट, बिफोर 18th सेंचुरी क्या था कि very few elements were known at that time। बहुत कम एलिमेंट उस टाइम जाने जाते थे 18th सेंचुरी से पहले। तो उन सब एलिमेंट के बारे में, सिंगल एलिमेंट के बारे में भी प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख लिया जाता था, रिमेम्बराइज किया जाता था। लेकिन क्या होने लगा कि जब आफ्टर टाइम निकलता गया तो क्या हुआ कि और भी कई सारे एलिमेंट डिस्कवर होने लगे। अब उस डिस्कवरी के साथ साथ क्या हुआ? एलिमेंट की अमाउंट भी बढ़ने लगी। अब अमाउंट बढ़ने लगी तो फिर किसी इंसान के लिए उन एलिमेंट्स को एक साथ, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब साइंटिस्ट ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया? एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा कि एक ऐसा अरेंजमेंट सोचा कि एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिसमें हम किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अगर पढ़ें तो बाकी की सारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे कोरिलेट की जा सके। मींस बाकी के कौन से एलिमेंट जो उस एलिमेंट से अटैच है। मतलब आप एक एलिमेंट को यहाँ रखते हो और इसके नीचे के जो बाकी के एलिमेंट है, आप इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ो, नीचे के एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे रिलेट की जा सके।
तो कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट हमें देना था, इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो मैं अल्फाबेट्स को ऐसे लिख दूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, इस तरीके से करके एंड सो ऑन जेड तक लिख दूं मैं। तो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन अल्फाबेट्स के अंदर बेटा डी कहाँ है, तो आप लोगों की आंखें क्या करेंगी, यहां से रोटेट करना इस तरीके से स्टार्ट करेंगी, करते करते जाके तब जाके इस डी पे जाकर रुकेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपकी आंखों को मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आप एकदम से नहीं बता सकते कि डी कहाँ है। लेकिन अब इन्हीं अल्फाबेट्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं ABCDEFGH एंड सो ऑन जेड तक, तो अब मैं आपसे कहूं कि डी कहाँ है, तो आप बिना देखे ही इसे बता दोगे कि सर फोर्थ अल्फाबेट जो होगा वो डी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज है उसको एक रिपीटेशन में अगर लगाया जाए, एक रेगुलर पैटर्न के अंदर उसको अगर उसको अरेंज किया जाए तो हम उसको इजीली से पढ़ सकते हैं। आपकी बुक्स हो गई, आपकी क्लासेज हो गई, जो भी कोई गाड़ी अगर चल रही है, अगर वो इस तरीके से चलेंगे जिगजैग मोशन में तो इजीली से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर लाइन से चलेंगे तो कोई ट्रैफिक भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप खुद लाइन में चलोगे तो कोई ट्रैफिक नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अरेंजमेंट बेटर है तो बेटर स्टडी मटेरियल भी आपके सामने है, लेकिन अरेंजमेंट बेटर नहीं है तो बेटर स्टडी मटेरियल भी आपके सामने नहीं है। और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे सामने एलिमेंट इतने सारे डिस्कवर हो चुके थे कि इन एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ पाना मुश्किल था। तो उनको एक अरेंजमेंट में लगाया गया जिसमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अगर पढ़ ले तो उससे जो अटैच एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज को भी इजिली से पढ़ा जा सके। तो यहां तक मैंने जो बातें समझाई हैं उम्मीद आप लोगों को समझ आई होंगी। पीरियोडिक टेबल, then classification, and why we need to classify the element. Now we will going to start the genesis of periodic table. Genesis means जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर एफर्ट किए, पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए अपने प्रयास किए। तो उनमें से फर्स्ट की जो बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट जो साइंटिस्ट होगा वो डॉबरेनर-ट्राइड होगा, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव होगा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो एक बार इसे नोट करो, इसके आगे फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें फर्स्ट आपका आता है डॉबरेनर-ट्राइड। देखो डॉबरेनर एक साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एफर्ट किए थे। अब इसमें जो ट्राइड का मीनिंग है, इस ट्राई का मतलब है 3। इस ट्राइड का पूरे का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया गया है जिसमें प्रॉपर्टीज उनकी क्या है, सेम है, मींस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है, सेम है। इसने किस तरीके से इन एलिमेंट्स को लिया था, देखो जब डॉबरेनर ने अपना ट्राइड बनाना स्टार्ट किया, अपना पीरियोडिक टेबल बनाने स्टार्ट की, तो उस वक्त 56 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए पड़े थे। तो 50 और भी कम होंगे, 56 एलिमेंट्स के आसपास कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए पड़े थे। तो हुआ क्या कि उसने 3-3 एलिमेंट का जो है ग्रुप लिया और उन 3 एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया कि अगर हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं A, B एंड C, और इस A के एलिमेंट का, इस A एलिमेंट का मास निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ A, और फिर C का मास निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ C, और इनके मास को एक मास ऑफ A प्लस कर दे हम लोग मास ऑफ C, और इसका डिवाइड कर दे इसको 2 से, मींस इसका मीन निकाल दे, तो जो आंसर आएगा आपका वो किसका मास होगा, B का मास होगा। वो किसका मास होगा, B का मास होगा। तो इस तरीके से करके डॉबरेनर ने अपने कई सारे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उनमें से कुछ एक एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। तो डॉबरेनर का ट्रेड केवल यही था कि उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया था विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो मान लो A, B और C तीनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उसने इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास
और इन दोनों के मास का जो सम निकाल के उसका क्या कर दें हम लोग, मीन निकाल दे, तो जो मास होगा वो किसका मास होगा, बी का मास होगा। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, अब देखो एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लूं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका मास कितना बोल देंगे हम लोग, 6 कह देंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 19 के साथ साथ इसका मास जो होगा वो कितना हो गया, 30, या फिर लिथियम का मास 6.9 के करीब होता है, इसको 7 ले लो और इसको कितना ले लो, 39। तो सोडियम का मास कितना हो जाएगा, 39 प्लस में कितना कर दूं मैं 7, मींस मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय कितना 2, आंसर विल बी 46 बाय कितना 2 एंड द 23 इज द मास ऑफ सोडियम। तो इस तरीके से करके, और इनकी प्रॉपर्टीज तीनों की मैच करती है, वो ऑल आर एल्कली मेटल एंड दे हैव वैलेंसी ऑफ 1, दे आर एल्कली मेटल और वैलेंसी इनका कितना होगा, 1 होगा, वैलेंसी कितना होगा इनका 1। तो ये प्रॉपर्टीज इनकी क्या करती है, मैच करती हैं। तो और भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे धीरे आप चैप्टर्स में बढ़ते चले जाओगे तो उन चैप्टर्स के अंदर इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूरी आपको रिवाइज कराई जाएगी। तो अभी केवल डॉबरेनर के अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जांपल समझने, तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल हमने सोडियम, लिथियम या फिर पोटेशियम के बारे में बात की है, जिसमें इसका मास हो गया 7, इसका 39 और इन दोनों को सम करके 46/2 बना, तो आंसर कितना आया, 23 इज द मास ऑफ सोडियम। एक और एग्जांपल मैं अगर लूं तो मान लो हम लोग डिस्कस करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कितना, 20, तो इसको हम लोग ले लेंगे 40। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, तो इसका मास बन जाएगा 137.5 करके 137 ही ले लेते हैं। अब 137 प्लस में कितना करते हैं, 40 डिवाइडेड बाय कितना 2, ये आएगा 177 इज डिवाइडेड बाय कितना 2। अब जो यहाँ आंसर आएगा वो मास होगा किसका, स्ट्रोंटियम का। किसका मास होगा, स्ट्रोंटियम का। इसी तरीके से सेम हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका मास है किसके लिए, क्लोरीन के लिए, और उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन के लिए। क्लोरीन का मास कितना हो गया 35.5, आयोडीन का मास कितना हो गया 126 पॉइंट करके कुछ हो गया, और इनको अगर मैं ऐड कर दूं 126 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं 2, तो जो आंसर आएगा वो मास किसका होगा, आपका ब्रोमीन का मास होगा। तो दीज आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ डॉबरेनर ट्रेड। तो डॉबरेनर ट्रेड ने अपना एक ट्रेड दिया था, एक लॉ दिया था, उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और जो मास ऑफ ए था और जो मास ऑफ सी था उन दोनों को ऐड करके उसका मीन निकाल के जो आंसर आता था वो मास किसका होता था, मास ऑफ बी होता था। अब दिक्कत क्या हुई कि डॉबरेनर का जो ये ट्रेड था ये कुछ ही एलिमेंट पे एप्लीकेबल हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब एलिमेंट और ज्यादा बढ़ने लगे तो डॉबरेनर का ये ट्रेड गलत साबित होने लगा, या इसके बारे में आगे लोगों ने बातें करनी बंद कर दी कि भाई आपका ये ट्रेड जो है गलत है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक लिमिटेशन बन गई थी डॉबरेनर ट्रेड की कि ये एप्लीकेबल था केवल फ्यू एलिमेंट्स के लिए, कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो डॉबरेनर का ट्रेड यही गलत साबित कर दिया गया, या फिर यही इसके अंदर जो है रॉन्ग लगा दिया गया कि ये ट्रेड आगे नहीं चल सकता। अब डॉबरेनर के बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने अपना एक लॉ दिया जिसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। अब न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर किस तरीके की बातें उन्हें पढ़ेंगे, इसको नोट करिए एक बार। अब देखो नेक्स्ट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो यहां ये वर्ड है ऑक्टेव, इस ऑक्टेव का मतलब आप लोग समझ लो 8, और जो ये 8 है ना इसी से सारा खेल है। यहाँ ये जो 8 है इसी का सारा खेल है यहाँ। अब खेल किस तरीके का है कि यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो न्यूलैंड ने क्या किया था कि व्हेन द एलिमेंट्स are arranged with increasing atomic masses, with increasing atomic masses means जब एलिमेंट अरेंज किए जा रहे थे with increasing atomic masses, then the properties
of every 8 element was resemble with the relative compared element। देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ये रिलेटिव कंपेयर्ड एलिमेंट कौन सा है, जो हमने स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट एक सोच लिया। अब ये कह रहा है कि जब उन एलिमेंट इस एलिमेंट के बाद बाकी के जो एलिमेंट अरेंज किए जा रहे थे, तो इस वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी ना, इससे नेक्स्ट जो 8th एलिमेंट होगा उससे मैच कर रही थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये 1 लिख लिया हम लोगों ने, मान लो 1 से लिखते लिखते चले गए हम लोग, तो इस 1 की अब जो प्रॉपर्टी होगी, यहाँ जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, मतलब यहाँ से चलते चलते जो 7वां एलिमेंट, सॉरी 8वां एलिमेंट होगा, उसकी और इस 1 की प्रॉपर्टी क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे। ये बात किसने कही थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। ऑक्ट का मतलब कि इसने 8 एलिमेंट के बारे में बात की थी, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उससे नेक्स्ट 8th एलिमेंट से क्या करेगी, मैच करेगी। अब इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कुछ म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग। तो कुछ म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग इसको समझने के लिए हम लोगों को जो है कुछ म्यूजिक सीखना पड़ेगा। उस म्यूजिक सीखने के अंदर हम लोग जो वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखेंगे और जो इंडियन म्यूजिक भी सीखेंगे। तो एक बार इसे नोट करिए, फिर उसकी बात करते हैं। तो देखो, 2 म्यूजिक टर्म्स होती है हमारे पास। एक होता है इंडियन म्यूजिक नोट्स। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सा रे गा मा प द नी। यहां आके हमारा एक लाइन खत्म हो जाता है, मतलब सा रे गा मा प द नी। अब इस नी के बाद हम फिर से क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। तो देखो क्या हुआ, यहां से चलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 और ये कौन सा एलिमेंट है, 8th एलिमेंट। तो इस 8th की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, इस फर्स्ट वाले से मैच कर रही है। मतलब सा को आप जिस तरीके से बोलोगे, इस वाले सा को जैसे बोलोगे, ऐसे इस सा को बोलोगे। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था। इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें, तो वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम में क्या आ जाता है, डू रे मी फा सो ला और टी। अब फिर से इस टी के बाद क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो इस डू की प्रॉपर्टी यहां से कौन से एलिमेंट से मैच कर रही है, 8th एलिमेंट से मैच कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन म्यूजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझेंगे और अभी इसके भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग इसके एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसे नोट कर लो। अब देखो, यहां हम लोग लिखते हैं म्यूजिकल नोट्स, यहां लिखेंगे म्यूजिकल नोट्स, और उस म्यूजिकल नोट्स के अंदर लिखते हैं सा रे गा मा पा द और नी। और इसके बाद फिर उनको भी लिख लेते हैं, डू रे मी फा सो ला एंड टी। इस तरीके से लिख लिया। अब इनके नीचे लिखेंगे हम एलिमेंट्स। देखो इसके नीचे अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये तब की बात है, उस वक्त नोबल गैसेस जो है क्रिएट नहीं हुई थी या डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये विदाउट नोबल गैसेस के लिए जो लॉ दिया गया था। तो इसमें हम लोग जब जो एलिमेंट लिखेंगे उसके अंदर नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, वो एक नोबल गैस है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन के बाद फिर हीलियम, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम। तो लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, सॉरी बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियोन। नियोन इज ए नोबल गैस, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। नियोन के बाद क्या आएगा आपका, सोडियम आएगा। देन मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद क्या आएगा? क्लोरीन। एंड देन क्लोरीन के बाद आपका क्या आ जाएगा? आर्गन। आर्गन के बाद जो है फिर हम लोग बात करेंगे पोटेशियम की, देन कैल्शियम की। पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहाँ लिखेंगे क्रोमियम एंड देन टाइटेनियम, और उसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज के बाद आपका आयरन यूज करेंगे हम लोग यहाँ। और यहाँ फिर लिखेंगे कोबाल्ट और निकल, दोनों एक ही ग्रुप के अंदर होंगे। देखो यहाँ कोबाल्ट और निकल एक ही ग्रुप में है, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। कोबाल्ट निकल के बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे जिंक एंड देन कॉपर। कॉपर के बाद यहाँ बात करेंगे यट्रियम। यट्रियम के बाद बात करेंगे हम लोग जो है इंडियम, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। इसके बाद बात करेंगे क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, कोबाल्ट निकल के बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद यहाँ बात करेंगे रुबेडियम, देन स्ट्रोंटियम, और यहाँ आएगा आपका सीरियम और लेंथेनम दोनों, और यहाँ जिरकोनियम, और इसको क्या छोड़ देंगे? डैश छोड़ देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब समझने जा रहे हैं कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। अब देखो इसमें क्या दिखाया गया है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि देखो आप लोग इस हाइड्रोजन को पकड़ो और हाइड्रोजन से नेक्स्ट 8th एलिमेंट को काउंट करो। देखो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और कौन सा 8। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज आपस में क्या करेंगी? मैच करेंगी। अब फ्लोरीन से आगे फिर चलो, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कितना 7, और फिर कौन सा आया 8। मतलब फ्लोरीन की फिर किससे मैच करेगी? क्लोरीन की। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज मैच करेंगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? कोबाल्ट और निकल की, और किसकी? क्लोरीन की। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, आज के प्रेडिक्टेबल के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लेकिन अकॉर्डिंग टू उस वक्त न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है, और फिर किससे मैच करेगी? ब्रोमीन से। ऐसे ही अगर मैं लिथियम की बात करूं तो वो किससे मैच करेगा? सोडियम से, पोटेशियम से, जिंक से, और किससे? रुबेडियम से। ऐसे ही बेरिलियम की बात करूं तो मैग्नीशियम से, फिर कैल्शियम से, फिर कॉपर से, फिर स्ट्रोंटियम से। आप लोग काउंट करके देखना, ऐसे जितने भी एलिमेंट ये लगे हुए हैं इन सब का प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उसने ये बात कही थी, लेकिन हुआ क्या? अब इसकी कुछ लिमिटेशन बन गई। अब क्या बन गई? इसकी कुछ लिमिटेशन। अब उन लिमिटेशन के अंदर क्या लिमिटेशन बनी? देखो पहली जो लिमिटेशन बनी वो ये बनी कि न्यूलैंड जो है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि उसने जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये दो एलिमेंट उसने यहाँ रखे हुए हैं एक ही ग्रुप के अंदर, जो ये 2 एलिमेंट रखे हैं एक ग्रुप के अंदर, इस बारे में न्यूलैंड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई ही प्लेस्ड द 2 एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। ये बाकी के एलिमेंट तो सिंगल सिंगल है, लेकिन यहाँ पे उसने 2 एलिमेंट को रखा था, इसके बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो मैं लिखूंगा न्यूलैंड was not able to explain why cobalt and nickel and cerium and lanthanum placed in same group। उसने इनको सेम ग्रुप के अंदर क्यों रखा था, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया था। अब हम भी नहीं दे पाएंगे। तो इसके बाद लिमिटेशन के बाद, फर्स्ट लिमिटेशन के बाद सेकंड लिमिटेशन क्या थी? देखो न्यूलैंड ने सोचा था कि इसके बाद एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं होंगे, मतलब 56 एलिमेंट के ऊपर उसने काम किया, तो उसने कहा कि इन 56 एलिमेंट के बाद जो है एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से और भी कई सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए। तो उसने उन एलिमेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को जो है बिल्कुल गलत साबित कर दिया। ही ओनली think that only 56 element are will be present in periodic table, but with the discovery of new elements he was failed, his model was failed। मतलब जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होती चली गई तो उसका जो ये मॉडल था बिल्कुल एकदम फेल हो गया, गलत साबित हो गया। इसके बाद सेकंड लिमिटेशन के बाद थर्ड लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, यहां लिख लेते हैं। थर्ड लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें कि अभी देखो इसमें नोबल गैसेस नहीं है।
अब जैसे ही नोबल गैसेज आएंगी तो इसका ये पूरा का पूरा जो लॉ है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा, इसका लॉ भी क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, और इसके लॉ को भी हम लोग क्या कह देंगे, गलत साबित कर देंगे। तो थर्ड केस में क्या होगा कि व्हेन नोबल गैसेज वाज डिस्कवर्ड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होते ही फिर इस लॉ को हम लोग आगे नहीं ले जा सकते थे। इस लॉ के साथ हम लोग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। एंड जो है उससे पहले हम लोगों ने डॉबरेनर पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव थर्ड साइंटिस्ट था जिसने जो है कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी, अपना पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना नोट करिए, फिर मेंडलीव लॉ पढ़ते हैं। Now we will discuss about the Mendeleev periodic table. तो Mendeleev periodic table, देखो मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट था, पहला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल के बारे में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी। मेंडलीव क्या कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मैं लिख देता हूं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द periodic function of their atomic mass। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है रेगुलर इंटरवल के बाद जब उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा एलिमेंट्स को, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप मैच करें एटॉमिक, अगर हम उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है जो आपके सामने नजर आ रही है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। अब इसके अंदर मैंने जीरो ग्रुप को नहीं दिखाया है। जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो कहीं पढ़ोगे तो आपको जीरो ग्रुप इसमें नजर आएगा, लेकिन मैंने इसको जीरो ग्रुप नहीं दिखाया है इसमें, क्योंकि ये केवल मेंडलीव का है। और जब जीरो ग्रुप की बात हुई थी उस टाइम पे जीरो ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ था, या उसके अंदर नोबल गैस के एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। तो ये केवल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जीरो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो अब जो हम इसके बारे में बातें करेंगे वो अकॉर्डिंग टू केवल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ना कि हम इसको जीरो ग्रुप को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा कि इस मेंडलीव की हमें एक तो डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ना है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है इसके टेबल की, और उसके बाद कुछ लिमिटेशन पढ़नी है। मींस हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस, एंड देन हमें पढ़ना है इसके बारे में लिमिटेशन। ठीक है भाई। उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बता दूं। देखो मेंडलीव ने लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो पीरियड ली, टॉप से बॉटम आते तो ग्रुप ली, ये वर्टिकली ग्रुप हो गए, हॉरिजॉन्टली जब हम लोग जा रहे तो पीरियड हो गए। अब इसने पीरियड्स कितने लिए, सॉरी ग्रुप कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ग्रुप इसने लिए। और फर्स्ट 7 ग्रुप्स को इसने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी, ए बी ए बी, ए और बी, ए और बी, इसके लिए भी ए बी और यहाँ भी ए और बी, और इनको सब ग्रुप को बोला गया। ए और बी को क्या बोला गया, सब ग्रुप बोला गया। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके सामने, ये रे सेकंड के अंदर, ये रे थर्ड के अंदर, ये फोर्थ के अंदर। अब इनको हम लोगों को डिस्कस करना है, जो इसके डिस्क्रिप्शन में बातें आएंगी, कि जो मैंने अभी आपको बताया ग्रुप्स के बारे में, ये इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर बातें आती हैं। तो एक बार इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन की बातें करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन मेंडलीव का पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन क्या था कि मेंडलीव ने क्या बोला अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ पॉइंट आ जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि पहले तो यही बात होगी कि ग्रुप कितने बनाए गए, 8। उस 8 में से जो 7 थे उनको डिवाइड कर दिया गया किसमें, सब ग्रुप में। सब ग्रुप क्या क्या, ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप, ये सब ग्रुप हो गए। यहां भी ये सब ग्रुप हो गया। अब जो ए सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, देखो इसमें आओ आप लोग, यहाँ ए सब ग्रुप का ये एलिमेंट है, ये लेफ्ट कॉर्नर में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट कॉर्नर में जो प्रेजेंट होंगे वो ए सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे। और राइट कॉर्नर वाले, राइट कॉर्नर वाले जो होंगे वो बी सब ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो इसके पहला डिस्क्रिप्शन था, सिंपल सी बात है कि इसने कुछ 8 ग्रुप बना दिए, उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया ए और बी में, और ए वाले जो सब ग्रुप होंगे उन पे वो एलिमेंट कौन से होंगे, लेफ्ट कॉर्नर वाले, और जो बी वाले, जो बी सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, राइट कॉर्नर वाले। अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या था, सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मेंडलीव ने जो ये 8 ग्रुप लिए थे, इन 8 ग्रुप्स के अंदर जो फर्स्ट पीरियड था आपका, मतलब 7 इसने पीरियड बनाए, इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं ग्रुप तो 8 बनाए लेकिन पीरियड कितने बनाए, 7। पीरियड कितने लिए इसने, 7 पीरियड्स बनाए। तो 7 पीरियड्स के अंदर ये आपके ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसने कहा कि जो फर्स्ट ग्रुप होगा आपका या जो फर्स्ट पीरियड होगा उसके अंदर इसने केवल एक एलिमेंट दिखाया। अभी अगर मैं इसमें नोबल गैस के एलिमेंट जोड़ दूं तो यहाँ हीलियम भी नजर आएगा आप लोगों को, लेकिन हमने नोबल गैस को नहीं लिया, हम केवल मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो मैं एक एलिमेंट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और नोबल गैस के एलिमेंट को मिला के 8, तो लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कितने दिखाएंगे, केवल 7। उसके बाद थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे आपके, 7 एलिमेंट होंगे। थर्ड के बाद फोर्थ के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 1, यहाँ देखो 2 एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर, इस पीरियड के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ये फोर्थ पीरियड में ये 2 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, और एक नोबल गैस का एलिमेंट मिलाने के बाद टोटल 18 हो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ 17 ही शो करेंगे। उसके बाद फिफ्थ को अगर मैं देखूं तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, तो यहाँ कितने एलिमेंट होंगे, 17। उसके बाद मैं सिक्स्थ पीरियड की बात करूं तो सिक्स्थ में बेटा टोटल 32 एलिमेंट होंगे। अब किस तरीके से टोटल 32 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ स्टार बनाता हूं, ये स्टार बनाता हूं, ये 57th एलिमेंट है। उसके बाद देखो सीधा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 72 एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि यहाँ के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से निकल के इस पीरियोडिक टेबल के नीचे लग जाते हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। ये ग्रुप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एलिमेंट्स देख रहे हो, यहाँ से मिसिंग एलिमेंट देख रहे हो, ये मैंने कहाँ अरेंज किए हुए हैं, यहाँ नीचे अरेंज किए हुए हैं 57 से और 71 तक के एलिमेंट। तो इनको मिला के और ये जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, इनको मिला के और इनको मिला के यहाँ टोटल एलिमेंट कितने बैठेंगे, 32। लेकिन उस 32 में मैंने नोबल गैस का एलिमेंट भी काउंट किया है। अब मैं उसको अगर निकाल दूं तो कितने रह जाएंगे, केवल 31। इसके बाद जो 7th पीरियड है आपका वो क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, वो क्या है अभी इनकम्प्लीट। लेकिन 7th पीरियड के अंदर भी एक मैं बात करूं, यहाँ आप लोग देखोगे कि 88 के बाद फिर क्या रहा 89, और 89 के बाद फिर क्या रहा 104। मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच के जो एलिमेंट होंगे, यहाँ से यहाँ के बीच के जो एलिमेंट होंगे वो भी नीचे प्लेस किए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। वो 89 से कितना 103 के एलिमेंट कहाँ प्लेस किए जाएंगे, इस पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस किए जाते हैं। जो 57 से 71 तक के एलिमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम लेंथेनॉइड, और जो 89 से 103 तक के एलिमेंट होते हैं, इनके बीच के जो एलिमेंट होते हैं उसे कहते हैं हम एक्टिनॉइड। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि ग्रुप इसने कितने बनाए 8, पीरियड कितने बनाए 7। उन 8 ग्रुप में से 7 को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, सब ग्रुप्स में, और सब ग्रुप के अंदर ए सब ग्रुप हुआ और क्या सब ग्रुप हुआ, बी। तो ए के अंदर जो लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा एलिमेंट उसको हम लोग बोलेंगे ए सब ग्रुप का एलिमेंट, और जो बी के अंदर प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे हम लोग, राइट कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे हम लोग बी सब ग्रुप का एलिमेंट। इसके बाद फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है, 1, 2 के अंदर 7, 3 के अंदर 7, 4 17, 5 17, 6 31 एंड 7 अभी क्या है, इनकम्प्लीट। और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया 57 से 72 तक के एलिमेंट को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड।
एंड 89 से 104 तक के बीच के जो एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड। तो ये डिस्क्रिप्शन की बात थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब इससे आगे डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको नोट करो एक बार। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगी कि वी गेट ए सिस्टमैटिक वे टू स्टडी द एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद हमारे पास सबसे पहला जो फायदा हुआ, इंपॉर्टेंस जो आई, वो क्या है कि अब हम इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली से पढ़ सकते हैं। मतलब एक बेटर वे हमें मिला मेंडलीव ने, जब मैंने आपको कहा था कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसने दिया, तो इनके अकॉर्डिंग इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस इसकी फर्स्ट बनती है कि हमें एक सिस्टमैटिक वे मिल गया एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए। सेकेंड जो पॉइंट आया वो ये आया कि मेंडलीव ने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जो है हम लोग कहते हैं कि कंप्रोमाइज किए थे या फिर कुछ एडजस्टमेंट करी थी। अब वो किस तरीके की एडजस्टमेंट थी, देखो समझो ध्यान से। देखो आप लोग जो यहाँ एलिमेंट देख रहे हो ना, गैलियम और जर्मेनियम, कौन है, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये एलिमेंट इससे पहले जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस वक्त ये एलिमेंट नहीं थे। इनको अभी मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इनको एक बार हटा देता हूँ। ये एक्चुअल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उस वक्त ये दोनों एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ स्पेस को खाली छोड़ा गया था, यहाँ गैप दिया गया था। अब क्या हुआ कि इनका नाम उस टाइम पे, अब ये कैसे हुआ सब कुछ कि मेंडलीव जानता था कि भाई जो मैं एलिमेंट्स एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेस कर रहा हूं, तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ और एलिमेंट भी डिस्कवर होंगे। तो उस वक्त जो एलिमेंट मैच नहीं कर रहे थे विद एटॉमिक मास, उसने उन जगह को खाली छोड़ दिया, उन प्लेसेस को जो है ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये वो दो प्लेसेस थी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये दो प्लेस थी जो उसने खाली छोड़ी थी। और इनको उस वक्त पे जो नाम दिया जाता था इन दोनों को, इस प्लेस को और इस प्लेस को, ये एल्यूमिनियम के नीचे है और ये किसके नीचे है, सिलिकॉन के नीचे। इन दोनों प्लेसेस को जो नाम दिया जाता था, तो इनको नाम दिया जाता था एका एल्यूमिनियम, जो क्या बन गया है आज की डेट में, गैलियम बन गया है। जो क्या बन गया है, गैलियम। इसके बाद फिर ये किसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे कौन है, जर्मेनियम। यहाँ गैलियम प्लेस हो गया है, जिसका पहला नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम। इस सिलिकॉन के नीचे कौन प्लेस हो गया, जर्मेनियम। तो इसको पहले क्या बोला जाता था, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन, जो आज क्या बन गया है, जर्मेनियम। जो आज क्या बन गया, जर्मेनियम बन गया। तो ये भी एक एडजस्टमेंट थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने एक बहुत जो है इंटेलिजेंट काम किया था कि इसने जो एलिमेंट्स उस टाइम पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहे थे, उन एलिमेंट्स की प्लेस इसने जो है ब्लैंक छोड़ दी, गैप छोड़ दिए, क्योंकि इसे पता था कि बाकी के जो एलिमेंट है वो और डिस्कवर होंगे। ह्यूमंस जो है, जो आगे के साइंटिस्ट होंगे, वो और भी कई सारे एलिमेंट को डिस्कवर करेंगे, तो क्यों ना इनकी प्लेस छोड़ दी जाए। लेकिन ये गलती इससे ये गलती जो है उन्होंने कर दी थी, जो न्यूलैंड था या फिर जो डॉबरेंडर था, उन्होंने केवल ये सोचा था कि केवल इतने ही एलिमेंट डिस्कवर होंगे, इसके बाद एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। न्यूलैंड ने सोचा था कि केवल 56 एलिमेंट ही डिस्कवर होंगे, उसके बाद के एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। लेकिन मेंडलीव ने इस बात को जो है नकार दिया। उसने कहा कि जो एलिमेंट आज मैच नहीं हो रहे, जो एटॉमिक मास यहाँ मैच नहीं हो रहे, उन एलिमेंट्स की या उन एटॉमिक मासेस के लिए मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा या प्लेस एक गैप खाली छोड़ दूंगा, जहां जब बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उन एलिमेंट्स को वहां प्लेस किया जा सके। तो उनमें से कुछ दो एग्जांपल आपके सामने है। एक और एग्जांपल हम लोग कहते हैं जो स्कैंडियम है, यहाँ स्कैंडियम। तो स्कैंडियम को एका बोरोन के नाम से जानते थे, स्कैंडियम को एका बोरोन के नाम से। तो दिस इज द सेकंड इंपोर्टेंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब थर्ड इंपोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, थर्ड इंपोर्टेंस के अंदर क्या किया कि ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम का जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस वक्त इसका मास 13.5 होता था। उस वक्त इसका मास, एटॉमिक मास कितना होता था, 13.5। अब ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है अकॉर्डिंग टू अरेंज की गई है, किसके अकॉर्डिंग, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। अब विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज की गई है, तो जिसका मास जो 13.5 है, अब 13.5 जो है वो किसके बीच में आना चाहिए कि कार्बन का अगर मैं मास देखूं तो वो कितना होगा 12, और नाइट्रोजन का मास अगर मैं देखूं तो वो कितना होगा 40। तो जो बेरिलियम का मास है वो है 13.5। तो बेरिलियम को इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आना चाहिए था, लेकिन आज बेरिलियम कहाँ प्रेजेंट है,
इस एटॉमिक नंबर के साथ प्रेजेंट है, जो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 4 है। तो इसके अंदर भी करेक्शन की थी मेंडलीव ने कि उसने इसके मास को, इस 13.5 के मास को या बेरिलियम के 13.5 मास को कन्वर्ट करके किस में लाया था, वो 9 में लाया था और उसको फिर प्लेस दी थी कौन सी, 4th एटॉमिक नंबर पे बेरिलियम को प्लेस किया गया था। तो ये भी एक इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंस है कि जो बेरिलियम है, या इसको हम लोग कह देते हैं करेक्शन इन एटॉमिक मास, करेक्शन इन एटॉमिक मास। इसका एक एग्जांपल है बेरिलियम, जिसका मास कितना था 13.5, विल कन्वर्ट इनटू 9, जिसको फिर 9 में तब्दील करके और एटॉमिक नंबर कितना दिया गया, 4 दिया गया। और एक और इंपॉर्टेंस इसके अंदर आती है, अगर हम लोग बात करें, देखो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज करने लगा वो, तो उसने विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्हें लगाया, एलिमेंट्स को लगाया। अब क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता था कि किसी का मास ज्यादा है और किसी का मास कम है, तो जो ज्यादा वाला है वो बाद में आना चाहिए और जो कम मास का है उसे पहले आना चाहिए था। लेकिन कुछ केस ऐसे भी फंस जाते थे जिनके केस में मास तो ठीक है उस जगह रख दिए जाते थे, लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आर्गन की बात करूं और फिर मैं पोटेशियम की बात करूं, आर्गन का एटॉमिक नंबर ये इस तरीके से वेरी करते हैं, आर्गन यहाँ आता है, उसके बाद पोटेशियम आएगा। आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, आर्गन क्या हो गई आपकी, एक नोबल गैस, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 18, हैविंग एटॉमिक मास 39.9। और पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम जो है ये एल्कली मेटल है, पोटेशियम जो ये एक एल्कली मेटल है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19 एटॉमिक नंबर, और इसका जो मास होगा वो होगा कितना 39.1 के करीब इसका मास होगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि 39.9 ज्यादा है और 39.1 क्या है, कम है, तो आर्गन को यहाँ आना चाहिए था और पोटेशियम को कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास पे इतना स्ट्रेस ना देके प्रॉपर्टीज को भी ज्यादा कंसीडर करके वो चला। तो आर्गन को अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा, आर्गन को मैं इस पोटेशियम की जगह लेके आऊंगा, तो आर्गन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करेगी। मीन्स पोटेशियम के नीचे वाले एलिमेंट या ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे उनके साथ आर्गन की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। और सेम अगर आप पोटेशियम को यहाँ ले गए आर्गन की जगह, तो इस पोटेशियम की प्रॉपर्टी बाकी के जो नोबल गैसेज है उनके साथ मैच नहीं करेगी। तो मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मास पे स्ट्रेस ना देके उसने इन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज अरेंज कर दिया। तो ये भी एक करेक्शन थी, इंपॉर्टेंस थी कि आर्गन को पहले रखा गया और पोटेशियम को बाद में। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो पोटेशियम है या फिर आर्गन है, इनको अगर यहाँ इस आर्गन को यहाँ लेके आता हूँ पोटेशियम की जगह, तो इसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करती, और अगर मैं पोटेशियम को आर्गन की तरफ लेके जाता तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी नोबल गैसेज से मैच नहीं करती। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंस फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन्हें नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, फर्स्ट लिमिटेशन होगी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फ्लोरीन से भी मैच करती है। जब हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि हाइड्रोजन रिसेंबल विद फ्लोरीन। तो लेकिन हाइड्रोजन को इस ग्रुप में रखा गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम के साथ। तो इस बारे में या हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मेंडलीव ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा गया, यहाँ क्यों नहीं रखा गया। तो एक तो लिखा जा सकता है कि ही could not explain the position of hydrogen. Mendeleev could not explain the position of hydrogen. सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड जो लिमिटेशन इसके अंदर हो जाएगी, सेकेंड लिमिटेशन हो जाएगी कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ समझाया था कि आर्गन और पोटेशियम का कॉन्सेप्ट, उस बारे में जो प्रॉपर्टीज की बात करके उसको पहले अरेंज किया गया था, मास पे ज्यादा स्ट्रेस ना देके प्रॉपर्टीज पे ज्यादा स्ट्रेस लिया गया था। तो उस बात को भी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फिर क्यों अरेंज किया गया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ
potassium and argon was not explained by Mendeleev. मेंडलीव इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये समझ सकते हो आप लोग, मैंने वहां समझा दिया था। इसके बाद थर्ड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, देखो आइसोटोप अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 1H1 2H1 एंड 3H1। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, 1H1 2H1 एंड 3H1। 3 का मास ज्यादा है, इस 2 वाले का और कम है, फिर 1 का और कम है। अब क्या होना था कि पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है अकॉर्डिंग टू विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने इन आइसोटोप्स को इसके अंदर प्लेस नहीं किया कि हाइड्रोजन के बाद अगर मैं 2H1 रख दूं या 3H1 रख दूं, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप के बारे में भी मेंडलीव ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके बाद फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ के केस में आ जाएगा कि देखो यहाँ कुछ एलिमेंट जो इस तरीके से अरेंज है, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम। इन सब की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, लेकिन इनके साथ फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही कॉपर भी रखा हुआ है, सिल्वर भी रखा हुआ है और गोल्ड भी रखा हुआ है, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स से मैच नहीं करती। तो ये भी एक लिमिटेशन थी, या इस बात को भी जो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि उसने इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के साथ अरेंज क्यों किया जबकि इनकी प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं करती। तो कुछ एलिमेंट्स जो थे, जैसे कॉपर हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1 but their properties were not match with the other element in group 1। ये मैंने लिखा है कॉपर सिल्वर gold are placed in group 1 but their position but their properties were not matched with the other element in group 1। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है कॉपर की, सिल्वर की एंड गोल्ड की प्रॉपर्टी बाकी के एलिमेंट से मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी इनको ग्रुप 1 में रखा गया। इस बारे में भी मेंडलीव कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। इसके बाद जो लास्ट लिमिटेशन इसकी आती है उसमें मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो यहाँ इसको देखो, कॉपर को, इस कॉपर की प्रॉपर्टी जो है ये फर्स्ट ग्रुप के बी सब ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है कॉपर। इस कॉपर को देखो और फिर ये सेकंड ग्रुप के बी सब ग्रुप के अंदर इस मरकरी को देखो। तो ये कॉपर और मरकरी इन दोनों की प्रॉपर्टीज आज के टाइम में मैच करती है, मतलब कॉपर और मरकरी दोनों एक दूसरे के नीचे आते हैं आज की पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन इनको मेंडलीव ने अलग अलग ग्रुप्स में रखा हुआ है। इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है और इसको कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, सेकंड में। तो इस बारे में भी मेंडलीव कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो इस तरीके से इसके जो है 4-5 कुछ लिमिटेशंस बन जाती हैं। एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेशियम एंड आर्गन, जो इनके एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था और प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट था, उसको मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप की बात आती है कि आइसोटोप की पोजीशन इसमें नहीं थी, तो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद जो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कोरिलेट नहीं कर रहे थे बाकी के एलिमेंट के साथ, जैसे कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो है बाकी के एलिमेंट के साथ कोरिलेट या फिर इनकी प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं हो रही थी, लेकिन ये फिर भी ग्रुप 1 में रखे गए थे। और फिर कॉपर और सिल्वर जो है अलग अलग ग्रुप में रखे गए थे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज आज की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या करती है, मैच करती है। तो इन बातों को भी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके आगे के कॉन्सेप्ट जो होंगे या टॉपिक जो होंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अपना रेडी करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा आप लोगों को पता लग जाएगा। और पता लगाने के लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।